हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ईएमएस क्लासेस में। तो जो पाचन का चैप्टर चल रहा था, हेडिंग चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया था दांत के बारे में, जीभ के बारे में और लार ग्रंथियों के बारे में। और अब हमारा जो है ये मुख गुहा वाला बकल कैविटी वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। जैसे उसमें दो पाए जाते थे एंजाइम, लाइसोजाइम था जो मुख में कीटाणुओं को मार देता था। इसी के संदर्भ में अगला जो भाग है मौखिक गुहा या ओरल कैविटी से होते हुए टंग और स्लाइवरी ग्लैंड तक हम लोगों ने बात कर लिया था। और ये फेरिंग्स की अगर हम बात करें, कंठ, अगर हम थोड़ा सा बात करें फेरिंग्स की, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन में। फेरिंग्स फायरिंग्स जिसे कंठ कहते हैं, यह कंठ द्वार भोजन के निगलने व श्वसन मार्ग को अलग करने में बहुत सहायता करता है। ये जो कंठ द्वार है ये भोजन को निकलने तथा कंठ द्वार, ये देखिए नली है, आहार नाल का जो भाग है जिस नली से भोजन प्रवेश करता हुआ गुदा नाल तक पहुंचता है, गुदा द्वार तक पहुंचता है, उसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। देखिए आहार नाल और ये जो श्वसन नाल है इसको अलग करने वाला फेरिंग्स कंठ होता है, जो आहार नाल व श्वसन मार्ग को अलग करता है। तो फेरिंग्स का जो कार्य है आहार नाल व श्वसन मार्ग को अलग करना, इतना ही इसका काम है। यह हमारे मुख गुहा से थोड़ा पीछे पाया जाता है। अब हम लोग जो बात करेंगे जो ग्रास नली और एसोफेगस की जब हम बात करेंगे तो ग्रास नली में हम लोग ये समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ग्रास नली हमारे पाचन तंत्र में कौन से भूमिका निभाती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ग्रास नली के बारे में। जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट चल रहा है, और ये बहुत जितना है आपको समझाया जाएगा, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है ग्रास नली, ग्रास नली, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। जो हमारे आहार नाल में ग्रास नली है, यह भोजन को, अर्थात पहले हम लोग समझेंगे ग्रास नली क्या है। जो हम लोग ये ग्रास नली है ये मुख गुहा तथा आमाशय को जोड़ने का कार्य करता है। जो ये ग्रास नली है, जो ये फेरिंग्स से अलग हुआ है, फेरिंग्स में जो श्वसन नाल और आहार नाल से जो अलग है, आहार नाल के मुख गुहा व आमाशय को जोड़ने वाली जो नली होती है उसे ग्रास नली कहते हैं। आप लोग इसे लिख सकते हैं ऐसे, आहार नाल के मुख गुहा व आमाशय को जोड़ने वाली नली ग्रास नली कहलाती है। मुख गुहा व आमाशय के बीच जो जोड़ने वाली नली होती है उसे ग्रास नली कहते हैं। इसकी एक विशेषता ये है, इसमें पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, अर्थात इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक कार्य होता है, यह क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया करता है। जैसे भोजन को क्रमानुकुंचन के द्वारा आगे खिसकाने का कार्य करता है। क्रमानुकुंचन नहीं तो देखिए, अगर यदि ग्रास नली सीधी होती, खोखली होती, यदि हम लोग पानी पीते तो आमाशय में गिरता। जैसे आप एक टैंक में लोटे से
पानी डालिए तो कुछ आवाज़ आता है, वैसे हम लोग के शरीर में वैसे ही आवाज़ आती यदि ग्रास नली में क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया नहीं होती तो इसमें एक कार्य है कि इसमें क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसमें यह फूल कर व पचक और भोजन को आगे खिसकाने में मदद करता है। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि इसमें क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया जो क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया होती है जो सिकुड़ कर भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है, भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो आप लोग ग्रास नली के बारे में समझे, इसे कहते हैं इंग्लिश में आइसोफेगस। आहार नाल के मुख गुहा व आमाशय को जोड़ने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। इसमें क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया होती है जो सिकुड़ कर भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है, और इसमें पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो हम लोगों ने मुख गुहा से आमाशय तक की जो प्रक्रिया थी उसे समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं आमाशय की, उसके बाद यकृत की, अग्ना से छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदनाल, उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जैव प्रक्रम का चैप्टर यहीं समाप्त हो जाएगा। अभी हम लोग को कुछ स्टेप पढ़ने हैं। इसमें आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदनाल तक हम लोग को पढ़ना है। तो ग्रास नली का जो ये टॉपिक था आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें एक और है कि इसमें पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, इतना आप लिख सकते हैं। हमने इसे नहीं लिखा, आपको हमने बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं आमाशय के बारे में। हाँ, ग्रास नली की जो लंबाई होती है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। ग्रास नली की जो लंबाई होती है, ग्रास नली की लंबाई, ग्रास, क्योंकि हम इसे इरेज कर देते हैं उसके बाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछता है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। ग्रास नली की लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई जो है 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आहार नाल तो 8 से 10, आप लोग सोच रहे होंगे कि आहार नाल जो है वह 8 से 10 होता है और यह 23 से 27, लेकिन इसमें एक फर्क है, ये 8 से 10 मीटर होता है और 23 से 27 सेंटीमीटर होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ग्रास नली की लंबाई होती है 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आमाशय के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है आमाशय, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्टोमक कहते हैं। और आप लोग को कोई भी डाउट यदि आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब यदि कमेंट बॉक्स दिया गया है तो उसका आप भरपूर सहायता लें, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप अगर यदि रटेंगे तो आपको कम समझ में आएगा और एग्जाम टाइम में भूलने की भी संभावना रहती है। यदि आपने रटा है, यदि आपने चीज़ों को समझा है तो अपने हिसाब से अपने शब्दों में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इतनी आपके अंदर काबिलियत हो जाएगी यदि आप चीज़ों को समझे रहेंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे आमाशय की तरफ। आमाशय, इसे हम लोग इंग्लिश में स्टोमक भी कहते हैं। जो आमाशय है हम लोग का, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है।
सबसे बड़ी विशेषता आमाशय की यह है कि यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। जी, आप लोगों ने समझा कि आमाशय क्या होता है। आमाशय के बारे में यदि आप लोग जाने तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और जो ये इसकी आकार है वह जे आकार का होता है। यदि हम बात करें आमाशय के बारे में तो आमाशय में ये देखिए, आपको आमाशय दिख रहा है, जितना चौड़ा ये है उतना चौड़ा ना तो छोटी आंत है, ना बड़ी आंत है, ना ग्रासनली है। तो आपको चित्र देखने से ही समझ में आ गया होगा कि यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसकी चौड़ाई या लंबाई, यदि इसकी हम बात करें लंबाई की, तो यह 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो दोस्तों, आपने समझा आमाशय को कि यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और यह भोजन जो होता है आमाशय में ही स्टोर रहता है 4 से 5 घंटों के लिए। ये आपको हम आगे बताएंगे। अब हम लोग बात करते हैं आमाशय की। इसका आकार जो जे आकार है, जैसे ये देखिए हमारी ग्रास नली हम छोटे में ही बना रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आमाशय आपका हो गया। एक मिनट, आमाशय का चित्र बनाना थोड़ा जटिल है, लेकिन चलिए प्रयास करते हैं। ये आपका छोटी आंत हो गया। चलिए अभी हम लोग आमाशय तक की बात करते हैं। छोटी आंत को यूज करते हैं। अभी हम लोग आमाशय तक बात, जो आमाशय होता है इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। लगभग यह जे आकार का होता है, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय जो है वह 3 भागों में बटा होता है। जो इसका पहला भाग है इसे कहते हैं कार्डियक। जो इसका बीच वाला भाग इसे कहते हैं फंडिक। जो इसका तीसरा भाग है इसे कहते हैं पाइलोरिक। आप लोग यदि हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, समझ में आएगा और आप उसे अच्छे से समझकर उसे एग्जाम में लिख सकते हैं यदि आपने समझा है सही से। तो देखिए आमाशय जो है इसमें 3 भाग होते हैं। इसका पहला भाग होता है कार्डियक, जो ग्रासनली से जुड़ा होता है। ग्रासनली से जब मुख गुहा से भोजन ग्रासनली से होता हुआ आमाशय के फर्स्ट भाग कार्डियक में पहुंचता है। तो जो ग्रासनली कार्डियक आमाशय के पहले भाग से कार्डियक से जुड़ा होता है, अर्थात ग्रासनली आमाशय के पहले भाग अर्थात कार्डियक से जुड़ा होता है। कार्डियक में आपको मिलेगा HCl। भोजन जब ग्रासनली से होता हुआ आमाशय के फर्स्ट भाग कार्डियक में पहुंचता है तो कार्डियक ये पूरा अम्लीय भाग है, इसमें HCl भरा होता है। HCl से आपको समझ में आया होगा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो जब ये भोजन जो आता है पहले अम्ल में प्रवेश करता है तो भोजन पूरा जब भोजन कार्डियक के आमाशय के पहले भाग कार्डियक में प्रवेश करता है तो भोजन पूरी तरीके से अम्लीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्डियक वाले भाग में आपको HCl देखने को मिलता है, जिससे भोजन अम्लीय हो जाता है। अम्लीय की एक विशेषता और है, यदि अम्लीय जो अम्ल ये आपको देख रहा है ये भोजन को पूर्णतः अम्लीय बना देता है। और यदि हम बात करें HCl अर्थात अम्लीय माध्यम भोजन जब बन जाता है, यदि हम बात करें HCl की, तो यदि हम लोग अपने कार्डियक से HCl को निकाल कर ब्लेड पर रखें तो ब्लेड गल सकता है। यदि हम अपने ये आमाशय से HCl को निकाल कर ब्लेड पर रख दें तो ब्लेड गल जाएगा। तो आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, तब तो हम लोग के जो पेट है आमाशय है उसके चीथड़े उड़ जाने चाहिए। जब एक
ब्लेड को गला सकता है HCl, तो ये हमारे आमाशय में रहकर हमारे आमाशय की दीवारों को तो चिथड़े उड़ा सकता है, लेकिन आमाशय की बचाव के लिए एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं म्यूकोसा नामक रसायन, म्यूकस निकलता रहता है इससे, और यह बेस छोड़ते रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अम्ल और क्षार के मिश्रण से वह न्यूट्रल अर्थात उदासीन हो जाता है, इसलिए यहाँ से बेस हर वक्त छोड़ा जाता है। क्यों? ये नहीं तो ये अगर यदि HCl अधिक मात्रा में हो गया तो आमाशय की जो दीवारें हैं उसे चिथड़े कर देगा और हमारे एकदम छल्ले छल्ले कर सकता है। इसलिए हमारे आमाशय की दीवारों से जो क्षार निकलता, बेस निकलता रहता है, इसलिए अम्ल क्षार की प्रक्रिया से यह उदासीन हो जाता है और जिससे हम हमारी जो आमाशय का फर्स्ट भाग है कार्डियक वह सुरक्षित रहता है। और HCl का एक कार्य और है, जो लाइसोजाइम के कारण मुंह में जो कीटाणु नहीं नष्ट होते थे, HCl में पहुंचने के बाद उनका नष्ट तय हो जाता है क्योंकि यह अम्लीय माध्यम में होता है। तो यदि हम बात करें अब कार्डियक की विशेषता की, कार्डियक जो कि आमाशय का पहला भाग होता है, यह पूर्णतः अम्लीय माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। कार्डियक में भोजन पहुंचने के बाद अम्लीय हो जाता है क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है और इस अम्ल के जो अम्ल है, इस हम लोग के परत है, ये आमाशय की जो दीवार है उसे बेस निकलता रहता है जो अम्ल को न्यूट्रल कर देता है। तो और कार्डियक की एक विशेषता और है, ये जो कीटाणु रहते हैं भोजन के साथ, ये उसको नष्ट कर देता है कार्डियक वाले ही भाग में, अर्थात जो कीटाणु रहते हैं वो कार्डियक विभाग से नष्ट होकर उसके बाद संपूर्ण शरीर के अंदर इसका पाचन होता है और गुदा द्वारा इसका बहिक्षेपण कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने बात किया कार्डियक के बारे में, कार्डियक की पूरी जानकारी आपको मिल गई है। हाँ, एक जानकारी और रह गई है जिसे कहते हैं एसिडिटी। इसी टॉपिक के साथ हम उसको भी डिस्कवर कर चलते हैं, डिस्कस करते हुए चलते हैं। जो एसिडिटी हो जाती है यही HCl की अधिक मात्रा होने पर ये अम्लीय हो जाती है और यह जब अधिक इसमें HCl हो जाता है तो उसे अम्लीय माध्यम के होने के कारण एसिडिटी हो जाती है, जिसके लिए हम लोग ये MgOH का होल ट्वाइस इसे कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस इसे हम लोग कहते हैं इनो, इसी के द्वारा। और ये होता क्या है, क्षार होता है। जब ये अम्लीय माध्यम इसमें अम्ल अधिक हो जाता है तो हम लोग इनो पीते हैं जो क्षार होता है और ये HCl में पहुंचने के बाद अम्ल और क्षार न्यूट्रल हो जाता है, जिससे हमारे अंदर एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाती है। किस कारण? जो ये इनो होता है MgOH का होस्ट ट्वाइस, जो ये क्षार होता है, क्षार और अम्ल मिलकर न्यूट्रल कर देता है। तो आप लोगों ने आमाशय के फर्स्ट भाग को अच्छे से समझ लिया, इसका क्या कार्य क्या है। हाँ, एक बात और, भोजन पूरी तरीके से जब आमाशय के कार्डियक में पहुंचता है तो वह पूर्णतः अम्लीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्डियक के पहले भाग में अम्ल पाया जाता है। जो आमाशय का ये देखिए कार्डियक वाला भाग कंप्लीट होता हुआ, अब हम लोग चलते हैं पाइलोरिक। जो अगला भाग है, दूसरा भाग, इसको कहते हैं हम लोग पाइलोरिक। इसे हम इरेज कर देते हैं। कार्डियक वाला जो भाग है ये आप लोग समझ लीजिएगा, इसे नोट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाइलोरिक जो है ये आमाशय का मध्य भाग होता है। इसमें भोजन 4 से 5 घंटे तक स्थित अर्थात स्थिर रहता है, उपस्थित रहता है। 1 मिनट, ये जो हम लोग का आमाशय था, जो आमाशय का फर्स्ट भाग था इसे कहते हैं कार्डियक, लिख दे रहे हैं आप लोग, समझ लीजिएगा। इसमें HCl होता है। ये भाग इसे कहते हैं पाइलोरिक।
इसे पाइलोरिक कहते हैं। ये आमाशय का मध्य भाग होता है और इसमें भोजन 3 से 5 घंटे के बीच तक इसमें भोजन रुकता है। ये फिक्स टाइम नहीं है, ये अनुमान लगाया गया है कि इतने समय तक भोजन पाइलोरिक में उपस्थित रहता है। और पाइलोरिक की एक विशेषता ये है, इसमें रूजी होती है, एक कांटेनुमा संरचना होती है जो कि चमड़े से ही बनी होती है परंतु कठोर होती है। इसमें रूजी होती है जो भोजन को रोक कर 4 से 5 घंटा रखता है। आप लोगों ने पढ़ा यसीएल से भोजन अम्लीय हो जाता है। जब यसीएल से भोजन पाइलोरिक में आता है तो ये कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को रोक कर रखती है। ये बड़ी भी हो सकती है, ऐसे निकली रहती है, जो भोजन को रोक से 3 से 5 घंटे तक रखती है। 3 से 5 घंटे तक रखती है। और इस कांटेनुमा संरचना को हम लोग रूजी कहते हैं। रूजी जो भोजन को रोक कर रखता है, ये चमड़े का ही बना होता है परंतु ये कठोर होता है। और यसीएल से भोजन निकलने के बाद यह अम्लीय माध्यम में हो जाता है। भोजन जो होता है अम्लीय माध्यम में हो जाता है। अगर हम बात करें कि जब लोग व्रत होते हैं, जब वो कुछ नहीं खाते, व्रत भी हो सकते हैं या तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसमें लोग भोजन नहीं करते। यदि लोग भोजन नहीं करते हैं तो ये जो कांटेनुमा संरचना होती है ये खड़ी हो जाती है। जब इसमें भोजन नहीं आएगा तो ये खड़ी हो जाती है, जिससे पेट में चुभन उत्पन्न होता है। और चुभन उत्पन्न होने के कारण पेट में तमाम प्रकार की चुभन उत्पन्न होती है। जब आप भोजन कर लेते हैं तो ये रूजी भोजन को रोक कर रखता है, जिससे पेट में चुभन उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि रूजी अब भोजन को पाकर यह अपनी अवस्था में आ गया, जिससे लोगों के पेट में चुभन उत्पन्न होने की समस्या कम होती है। अर्थात इसकी जो रूजी होती है वो अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाती है, जिससे यसीएल और पाइलोरिक की व्यवस्था जो है वो अच्छे तरीके से चलती रहती है। तो पाइलोरिक के बारे में आपने समझा। पहले आपने कार्डिया के बारे में समझ लिया, पाइलोरिक के बारे में समझ लिया। अब यह पाइलोरिक नहीं, इसे फंडिक कहते हैं। सेकेंड भाग जो है वो फंडिक है। पाइलोरिक वाला भाग ये है, जो ये भाग है ये पाइलोरिक कहलाता है। अर्थात फंडिक में ही रूजी पाया जाता है। आप लोग इसे नोटबुक में लिखते हैं। जो फंडिक होता है आमाशय का दूसरा भाग होता है। फंडिक आमाशय का दूसरा भाग होता है। दूसरा भाग होता है, इसमें रूजी होता है। इसमें रूजी होता है जो कांटे के समान संरचना होती है। भोजन ग्रहण करने की अवस्था, जो भोजन को ग्रहण करने के बाद रूजी अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाती है, जिससे पेट में चुभन उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। तो आपने समझ लिया कि रूजी में 4-5 घंटे तक रहता है। अब हम लोग भोजन को लेकर चलते हैं पाइलोरिक में और समझेंगे कि पाइलोरिक में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों जो पाइलोरिक का भाग था वो हम अगले क्लास में अर्थात अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसे समझ लीजिए। एक गलती हो गया था, हमने फंडिक की जगह पाइलोरिक लिख दिया था, वो आप लोग समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने बता दिया उसके बारे में। और यदि कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए, उसमें पूछिए कि यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ फिर समझाने की आवश्यकता है, या इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाया जाए तो हम लोग के द्वारा उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अर्थात पाइलोरिक के और छोटी आंत बड़ी आंत अर्थात जो अगले टॉपिक है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।